नमस्कार। आज हम एसे राइटिंग को लेकर के चर्चा करेंगे। एक वीडियो पहले हमने आपके सामने रखा था जिसमें विस्तार से चर्चा की गई थी कि एसे के पेपर की तैयारी जो है किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर जो है वो रहता है 250 मार्क्स का, और उसमें अच्छा स्कोर आने की संभावना रहती है। तो उसको फॉलो करते हुए मुझे आशा है कि आपने अपनी तैयारी की होगी, वोकैबुलरी को एनरिच किया होगा, और साथ में जो डिफरेंट आपके टॉपिक्स हैं जनरल स्टडीज़ के या सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं आपके, उनमें जो जो बातें, जो नॉलेज आपने हासिल किया है उसको हर तरह से आपने समझा होगा। बिकॉज सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, इट इज़ एन एग्जामिनेशन विच रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट। उसमें मगिंग अप या रट्टा लगाना जिसे हम कहते हैं वो बातें नहीं चलती हैं, तो आपको उसको समझना पड़ता है। तो जब आप इस तरह से तैयार हो गए हैं तो आज हम एक विषय लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। ये साझा करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कोई भी विषय है उसको कैसे डेवलप किया जाए एसे के रूप में, और पेपर सेटर की जो है वो आपसे क्या अपेक्षा रहती है। तो आज का जो विषय हमने लिया है वो है हैंड्स दैट हेल्प आर होलियर देन द लिप्स दैट एडवाइस। आप समझ गए होंगे कि जो हाथ मदद करते हैं वो जो होठ केवल परामर्श देते हैं उनसे पवित्र है, उनसे बेहतर है। तो इस विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो एक तरह से आपके बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को ही जो है वो कंसर्न कर रहा है। और उसमें देखने की बात यह है कि सबसे पहले हमें जो की वर्ड्स हैं वो या की फ्रेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो दो बातें इसमें आ रही हैं, हैंड्स दैट हेल्प एंड लिप्स दैट एडवाइस, और दोनों में कंपैरिजन किया गया है कि हैंड्स दैट हेल्प आर होलियर देन द लिप्स दैट एडवाइस। तो इस प्रकार की तुलना जो है, हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक ऑर्गेनिक वो है, और उसमें सभी इंडिविजुअल ऑर्गन्स जो हैं वो उनका अपना अपना रोल रहता है। तो इस प्रकार से ऑर्गन्स को अलग रूप में देखना और फिर उनकी तुलना करना, तो इसकी क्या तर्क संगतता है, किस प्रकार से इसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, किस प्रकार से इसको समझा जाना चाहिए, यही जो है हमारे एसे का टारगेट रहेगा। और ये भी आप देखेंगे कि जो आपका सिलेबस है उसके अंदर ये लिखा गया है कि आपका जो क्रेडिट है वो आपको ऑर्डरली एक्सप्रेशन के लिए है। द कैंडिडेट शुड कंसंट्रेट और शुड रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंडली, द एक्सप्रेशन शुड बी ऑर्डरली और इट शुड बी प्रिसाइज वन। ज़्यादा विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वर्ड्स लिमिट इज़ देयर, और उस लिमिट में रह करके ही आपको अपनी बात जो है वो कहनी है। तो सबसे पहले ये आता है कि इसको किस प्रकार से शुरू किया जाए, बैकग्राउंड जिसे हम कहते हैं या इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। और एक बात और इसमें आपको ध्यान रखने की है कि जो एग्जामिनर चाहता है वही चाहता है कि आपका अपना विचार क्या है, आपको अपने जो थॉट्स हैं उन्हीं को एक तरह से ऑर्डरली फैशन में एक्सप्रेस करना है, ताकि ये समझ में आ सके कि आपकी सोच क्या है और आप किस प्रकार से उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक ऑर्गेनिक वो है, उसको इंडिविजुअल जो ऑर्गन्स हैं उनको अलग अलग रूप से देखना संभव तो है, लेकिन वो शायद ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होता, क्योंकि पूरी ह्यूमन बॉडी का एक अपना पर्पज़ है, उसका एक टारगेट है जो अचीव करना जो है उसके द्वारा होता है।
और उसमें जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे इसमें हैंड्स और लिप्स की बात की गई है, तो उसके अलावा आप देखेंगे आइज़ आर देयर, देन नोज इज़ देयर, फिर आपके ईयर्स आर देयर, देन लेग्स आर देयर, और सबका अलग अलग काम है। आइज़ के थ्रू आप देखते हैं, ईयर्स के थ्रू सुनते हैं, और लेग्स के थ्रू आपकी मोबिलिटी जो है वो मेंटेन होती है, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। और इन सब से ऊपर जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन रहता है ब्रेन जो है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वो है जो आपके थॉट्स को, आपके जो विचार आपके मन में आ रहे हैं या जो एक्टिविटीज़ आपको करनी है उन सब का कंट्रोल जो है, मोटर स्किल्स जो आपकी हैं वो सारी वहाँ से कंट्रोल होती हैं। तो इनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इनको सेग्रीगेट करके देखना जो है वो शायद ज़्यादा संभव नहीं है या ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं है। आई शुड से संभव तो है, लेकिन उनकी यूटिलिटी जब आप पूरे उसमें देखते हैं तो आप पाते हैं कि जब सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक कोऑपरेटिव मैनर में, एक कोऑपरेटिव फ्रेम में काम करते हैं, तब जो है वो ह्यूमन बॉडी अपने डिज़ायर्ड गोल की तरफ बढ़ती है, उसको अचीव करती है। एक अकेले ऑर्गन के लिए सारी चीज़ों को कर पाना या अकेले ऑर्गन की जो एक्टिविटीज़ है उनका जो रिजल्ट है वो पार्शियल रहता है, वो होल जो है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट के हैंड्स दैट हेल्प आर होलियर देन द लिप्स दैट एडवाइस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय शायद ये है कि आपने एक कहावत सुनी होगी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इट इज़ ईजी टू प्रीच देन टू एक्ट। कहना आसान है, करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए करना जो है, टू डू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हेल्प जो है वो करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडवाइस, केवल एडवाइस देने से। अब इसको किस प्रकार से आप देखें, मैं समझता हूँ कि दोनों लेवल पर इन चीज़ों को फील किया जा सकता है। इंडिविजुअल के लेवल पर, आपकी बॉडी के लेवल पर, और फिर सोसाइटी के लेवल पर, सोशल लेवल पर जो है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे तो जो एडवाइस है, लिप्स जो एडवाइस आपको दे रहे हैं कुछ करने की, कुछ ना करने की, इधर टू डू और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दोनों तरह से हो सकती है। और एडवाइस आप जानते हैं, एडवाइस तो एक ओपिनियन है या एक प्रकार का रिकमेंडेशन हम कह सकते हैं कि ये किया जाए, ये ना किया जाए। और हेल्प जो है वो असिस्टेंस है कि ये करने के लिए जो है इस काम में आपकी मदद की जाए। तो दोनों का ही पर्पस जो है वो ये है कि जो जिस स्टेटस पर, जिस स्टेज पर आदमी की एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है या ह्यूमन थॉट्स हैं, उनको और बेटर किया जाए, उनमें सुधार किया जाए, पहले की अपेक्षा वो बेटर हो। सोसाइटी के लेवल पर आते हैं तो अल्टीमेट एम क्या है? आदमी देखा जाए तो सर्वाइवल के लिए ही सारी जद्दोजहद कर रहा है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ एंड नेचुरली इफ यू मूव फर्दर देन सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। जीवन में बेयर नेसेसिटीज़ क्या हैं, किस तरह से एक लाइफ वर्थ लिविंग जो है वो आदमी जी सकता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो व्यक्ति सक्षम है उसकी क्या मदद की जाए। मेरे ख्याल से जो सक्षम है ही कैन मेंटेन हिमसेल्फ, तो उसको ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता नहीं है और एडवाइस की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता किसी है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। वन हु इज़ ग्रोपिंग इन द डार्क, वन हु फेल्स टू फाइंड द वे आउट, द पाथ विच टू ट्रेड अपॉन, किस रास्ते पर चला जाए, कैसे किया जाए, तो ये उस व्यक्ति के लिए जो है वो आवश्यक है। तो अगर नाउ आई थिंक एडवाइस एंड हेल्प
दे डिपेंड अपॉन द टारगेटेड पर्सन, कि आपके सामने टारगेट क्या है. इफ द पर्सन इज समवट कैपेबल, इवन द एडवाइस कैन वर्क. और अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है, मे बी फॉर एनी रीजन, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या रिसोर्सेज नहीं है, खाने के साधन नहीं जुट पाते हैं, तो उसको फिर हेल्प की आवश्यकता है. वो फिर आपको मदद जो है उसको एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो हाथों से मदद करनी पड़ेगी एक तरह से. तो दोनों कंटेक्स्ट में फ़र्क है. आई थिंक अल्टीमेटली द टारगेट ऑफ बोथ इज सेम, to assist somebody, to bring somebody out of the situation where his survival is at stake, where he is not able to meet the necessities of life. दोनों का उद्देश्य वही है, वहाँ से आगे बढ़ कर के जो है उसको ले जाना, ताकि उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए और डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो प्राप्त हों. ये सोसाइटी के लेवल पर है. तो सर्वाइवल को देख करके जो है वो एक तरह से ये दोनों एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं. अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो कंपैरिजन है, आई फील के इट इज़ इमैटेरियल इन द सेंस कि बोथ ऑफ दीज हैव देयर ओन वैल्यूज़. एडवाइस जो है, गुड एडवाइस जो है वो है जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखा, उसको बताए कि इट शुड नॉट बी डन एंड इट शुड बी डन. और हेल्प तो ऑफ कोर्स है ही हेल्प, उसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरा पहलू भी है जिसको आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं. और वो पहलू ये है कि जैसे बेगरी के कंटेक्स्ट में आमतौर पे कहा जाता है कि एबल बॉडीड आदमी को देख करके कोई भी कहेगा वाई इज बेगिंग, ही शुड वर्क, काम करके अपना जीवन चलाए, तो हेल्प की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. और हेल्प के लिए अगर आप एबल बॉडीड होते हुए भी जा रहे हैं तो इन ए वे आपको ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि यू आर लुक्ड अपॉन विथ सार्केज्म, और एक तरह से इंसल्टिंग वे में जो है कमेंट्स वगैरह भी आपको झेलने पड़ते हैं. तो जो व्यक्ति कर सकता है उसके लिए तो काउंसिल जो है, वो एडवाइस जो है वही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आई थिंक. जो नहीं कर सकता है, एज आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, मे बी फॉर एनी रीजन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, मे बी ड्यू टू फिजिकल डिफॉर्मिटीज, तो उसके सर्वाइवल के लिए जो है वो मदद की जानी चाहिए. और वन हु इज एबल टू डू एंड only guidance or advice can work, so he should be provided that advice, provided that guidance, ताकि उसको भी जो है वो सही रास्ता मिल सके. What I feel, what it implies is कि सर्विस जो है वो एक्चुअल सर्विस जो है दोनों में ही है, लिप की एडवाइस में भी है और हैंड्स की हेल्प में भी है. ऑफ कोर्स service should be done and lip service only should be avoided. Okay, if you indulge in lip service only, so that is not going to be termed as real service. The hands that help render service, lips that advise, they also render service. So the target of both is same, to serve the targeted persons, and if you go at the broader level, then to serve the mankind, to serve the society, to serve the humanity. And it is not that the hands they can in isolation they can work. Already pointed out that brain is there, which controls your locomotive your motor skills. तो पूरा का पूरा जो है वो वहाँ से संचालित होगा. जब तक वहाँ से मैसेजेस नहीं आएंगे तो ना हाथ काम करेंगे, ना कोई लिप्स जो है वो काम करेंगे. तो और अगर मोबिलिटी मेंटेन नहीं है तो हेल्थ जो है वो थोड़ा डिटीरियोरेट होती है. आइज़ अगर अनफॉर्चुनेटली इफ समवन हैज़ लॉस्ट द आई साइट, तो उसके लिए भी पूरा जज करना,
व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज रिक्वायर्ड टू बी रेंडर्ड, और सामने क्या है, किस तरह का एडवाइस चाहिए, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। तो द आइडिया इज कि पूरा जो ह्यूमन बॉडी है और ऑल पार्ट्स, ऑल कंस्टिट्यूएंट्स और ऑल पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम आई शुड से, उन सब की इम्पोर्टेंस है, और उनकी इम्पोर्टेंस जो है दैट शुड बी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड एट ऑल लेवल्स, एंड such kind of comparisons are hardly required. These should not be encouraged. What should be encouraged is कि इनका जो cooperation है, इनका जो एक तरह से synchronization है, आपस में मेल मिलाप है, अपने अपने रोल्स को बखूबी निभाना, efficiently अपने रोल्स को करना, तब जा कर के जो एक पूरा होल जो बॉडी है उसका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्राप्त हो। तो ये जो है तभी जा कर के ओनली देन इट विल बी पॉसिबल। तो ये इस विषय को, कोई भी विषय फॉर दैट मैटर, एनी टॉपिक विच फिगर्स इन योर पेपर विच यू फाइंड देयर इन द एग्जामिनेशन, तो आपको उसको इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि पहले जो कीवर्ड्स हैं, की फ्रेजेस हैं, उनको वो करें। और एक बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए आपको कि आपने जो तैयारी होनी होती है वो हो जाती है। व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल, देयर यू हैव टू अप्लाई योर ऑन माइंड, योर ऑन अंडरस्टैंडिंग, और व्हाटएवर नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड यू हैव टू यूटिलाइज दैट। उसको इस्तेमाल करके ही आप उसको डेवलप करेंगे। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह से। जो भी उसमें, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, माइंड यू इन द बिगनिंग आई सेड कि एग्जामिनर जो है वो केवल आपके विचार चाहता है, आपके ऑर्डरली फैशन में जो एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, उसके आगे पीछे कोई कोटेशंस हैं, कुछ और हैं, वो चीज़ें आप दे दें। पर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एम्फेसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल थिंकिंग है, जो आपका विचार है, वही मैटर करेगा। तो आप बड़े कूल हेडेडली थोड़ा सा रफ वर्क करें, और एक वर्ड को डेवलप करें। जैसे हेल्प है, ट्राई टू थिंक व्हाट हेल्प मीन्स एंड व्हाट एडवाइस मीन्स, कि इसका मतलब क्या है। एंड व्हेन इट इज सेड दैट हैंड्स दैट हेल्प आर होलियर देन द लिप्स दैट एडवाइस, व्हाट डज इट कॉनॉट, क्या बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है, इसका मैसेज क्या है। तो जब आप इस मैसेज को समझ लेंगे और उनके की फ्रेजेस और की वर्ड्स की उसको समझ लेंगे, तो थोड़ा रफ वर्क करके एक वो अपना वो बना करके और उसको फिर आप डेवलप कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल ऑन दिस टॉपिक। माय रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आता है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें।